हुकूमत पाकिस्तान की चाहत की बात करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान तो बहुत कुछ चाहती है, अवाम को रिलीफ मिले, महंगाई ख़त्म हो, अवाम को तमाम तर सहूलियात उनके दरवाजे पे मिले। एक और चाहत है कि गाड़ियों को इलेक्ट्रॉनिक किया जाए, बिजली पर गाड़ियाँ चलें जो ना सिर्फ पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी का बायस बने बल्कि दुनिया भर में इन्हें माहौल दोस्त भी तस्वुर किया जाता है कि हम इस तरह से फ़ज़ाई आलूदगी से बच सकते हैं। ऐसे में हरीपुर के मकैनिक ने बिजली से चलने वाली मोटरसाइकिल और रिक्शा चलाने का कारनामा सर अंजाम दिया है। इस तख्लीक के पीछे कितनी सख्त मेहनत है और इस तख्लीक के पीछे क्या आइडिया है, इस पर बात करना बेहद ज़रूरी है। अब्दुल रशीद साहब ने मुझे ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। अब्दुल रशीद साहब, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का, गुड मॉर्निंग। कहिएगा, आपने डिग्री कहाँ से हासिल की और सबसे पहले तो वही बात कि आइडिया आया कहाँ से कि इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल और रिक्शा बनाया जाए और आवाम को ये आइडिया दिया जाए कि मोटरसाइकिल और रिक्शा भी इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि इस मुकाम तक मैं पहुँचा। इसके बाद सर, डिग्री की बात आपने की, पढ़े लिखे की बात की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं FA क्लियर हूँ। अच्छा। तो नित नए एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। आने वाला जो दौर है वो इलेक्ट्रिक का दौर है, हर चीज़ इलेक्ट्रिक पे तब्दील हो गई है। तो हमारी हुकूमत की पॉलिसी भी ये है कि ग्रीन पाकिस्तान हो। तो जो चीज़ें मैंने इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार की वो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आलूदगी माहौल दोस्त हैं, आलूदगी से पाक हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपेरिमेंट करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी काफ़ी मैकेनिकल फील्ड से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं पेशे से मैकेनिक हूँ। तो एक्सपेरिमेंट करते करते अल्हम्दुलिल्लाह मैंने व्हीकल तैयार कर लिए। तो आज साइकिल, रिक्शा और मोटरसाइकिल मैंने तैयार किया जो इलेक्ट्रिक पे बैटरियों पे चलता है। ज़बरदस्त। और कितना टाइम लगा इस तमाम तर काम में? जी, टाइम की बात है सर, सबसे पहले मैंने इसकी थ्योरी कंप्लीट की। अच्छा। जो 11 से 12 मंथ मेरे लगे थ्योरी कंप्लीट करने के बाद मैं प्रैक्टिकल पे आया। तो प्रैक्टिकल पे भी तो थ्योरी पे कम अज़ कम मेरा 1.5 से 2 साल का अरसा लगा। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंने तैयार किया, साइकिल से स्टार्ट लिया, फिर रिक्शे पे आया, अब इंशाल्लाह गाड़ियों पे प्रोग्राम है। और अब्दुल रशीद साहब, ये जो आपने तजुर्बात किए हैं, ये जो आपने मोटरसाइकिल रिक्शा बनाई इलेक्ट्रिक, तो इसमें किसी ने आपकी मदद की, कोई आपके साथ था या तन्हा ये सब कुछ आपने किया है? जी सर, थ्योरी मैंने तैयार की सबसे पहले, दिन रात मेहनत करके। उसके बाद प्रैक्टिकल पे आया। ज़ाहिर बात है प्रैक्टिकल पे अकेला बंदा जो है ना काफ़ी होता है। तो मेरी वर्कशॉप है, वर्कशॉप के जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरी टीम है, अल्हम्दुलिल्लाह उसने मेरा काफ़ी साथ दिया। दिन को हम वर्कशॉप पे काम करते थे, रात को टाइम निकाल के हम जो है कि व्हीकल का काम करते थे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल का। तो कभी कभी हम सुबह भी हो जाती थी रात गुजर के। तो काफ़ी मेहनत के बाद हमें ये सिला मिला और हमने इलेक्ट्रिक व्हीकल अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम ने मिल के तैयार किए। अच्छा, मुझे ये समझाएं कि बिजली पर चलने वाली मोटरसाइकिल और रिक्शा पेट्रोल या CNG पर चलने वाले मोटरसाइकिल और रिक्शे से कितने सस्ते हैं? जी सर, इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार करने का मकसद यही था कि मेरा कि पहले मैंने सोचा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तैयार करें, इसका फ़ायदा क्या है और नुकसान क्या है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल पे मैंने काम स्टार्ट किया। तो इलेक्ट्रिक पे जो है कि जो फ्यूल CNG वाला रिक्शा, पेट्रोल वाला रिक्शा या गाड़ी जो 500 का फ्यूल जहाँ पे खाती है, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल व्हीकल जो है कि चार्जिंग में 35 से 40 रुपए की बिजली सर्व करते हैं। तो रह गई बात कि मेंटेनेंस भी इसमें जो है ना कि वो कम होती है। तो गरीब दोस्त हैं ये इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो मैंने ऐसी कोशिश की कि आम लोगों तक इस इलेक्ट्रिक व्हीकल की रसाई हो और कम पैसों में तैयार हो कि आम लोग जो है इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इसमें ना शोर है, ना शराबा है, ना कोई सल्फ है इसमें। जस्ट आप जो है कि स्विच ऑन करें और जैसे एक्सलेटर दें और ऑटोमेटिक मैंने बना दिया सारा निज़ाम ये वाला। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले दौर में मज़ीद इंशाल्लाह इम्प्रूव करूँगा। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के और इन पर
इम्प्रूव होगी। अच्छा, ये आपने शोर की बात की ना, वैसे ये जो मोटरसाइकिल होती है उनके शोर से वैसी बड़ी उलझन सी हो जाती है, लेकिन दिमाग को लगती है। तो ज़रा नाजरीन के आसानी के लिए बताएं कि इस मोटरसाइकिल रक्शे को कितने देर में हम चार्ज कर सकते हैं, कितने घंटे लगते हैं? साइकिल्स पे आ जाएं सबसे पहले। साइकिल जो है ये 20 से 25 किलोमीटर चलता है, तो 2 से ढाई घंटे जो है एक चार्ज में टाइम लगता है चार्जिंग करने में। तो ये हाइब्रिड साइकिल है, इसको आप पैडल से भी चला सकते हैं और इलेक्ट्रिक से, एक्सीलेटर से, थ्रॉटल से भी इसको चला सकते हैं। तो मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वो 25 से 30 किलोमीटर है। तो आगे बाइक पे चले जाएं, मोटरसाइकिल पे, वो भी हाइब्रिड है। हाइब्रिड से मुराद है कि पेट्रोल पे भी चलता है, अगर चलाना चाहें तो बैटरियों पे भी चलता है। तो बैटरियाँ जो है वो 3 से 4 घंटे में फुल चार्ज होती हैं। तो ये 40 से 45 किलोमीटर तक तकरीबन ये सफ़र कर सकता है, 40 से 45 किलोमीटर तक जा सकता है। अच्छा। तो आगे चले जाएं, रिक्शा है, ये फुल इलेक्ट्रिक है। रिक्शा जो है फुल इलेक्ट्रिक है, इसमें जो है सोलर सिस्टम दिया हुआ है, साथ में इमरजेंसी चार्जिंग सिस्टम दिया हुआ है, और ये 6 से 7 घंटे में 220 वोल्ट से भी चार्ज होता है। चार्जिंग करें तो जस्ट आप सोलर सिस्टम काम नहीं करे जब, तो आगे चले जाएं आप, बैटरियां भी डेड हो जाएं इसकी, तो बिजली भी अवेलेबल ना हो, तो इसमें इमरजेंसी चार्जिंग सिस्टम मैंने दिया हुआ है, जो आप इमरजेंसी में उसको चार्जिंग करके बैटरियों को तो आगे सफ़र कर सकते हैं आप। ठीक है, चले, ये तो वक्त की बात होगी ना। अब ज़रा लागत की अगर बात कर लें, मोटरसाइकिल रक्शे की स्पीड और इस पर आने वाली लागत जो है वो मैक्सिमम कितनी होती है? साइकिल जो है जी उसकी हाइब्रिड साइकिल है, तो इससे 22 से 25 हज़ार रुपये इसकी लागत आती है विद आउट साइकिल। अच्छा। तो अगर साइकिल साथ में हो तो फिर 38,000 से 40,000 रुपये आता है। तो इसकी मैक्सिमम स्पीड है 25 से 30 किलोमीटर। आगे मोटरसाइकिल पे चले जाएं तो वो हाइब्रिड है, तो वो जो है उसकी स्पीड मैक्सिमम 45 से 50 किलोमीटर है। तो उसकी लागत है 55 से 60 हज़ार रुपये आती है विद आउट मोटरसाइकिल। तो आगे रिक्शे पे चले जाएं, रिक्शा जो है कि इसकी मैक्सिमम स्पीड है 50 से 55 किलोमीटर स्पीड है इसकी, और इसकी लागत जो आती है जी वो 1,80,000 से 2 लाख रुपये तक आती है विद आउट रिक्शा। ठीक है अब्दुल रशीद साहब, बेहद शुक्रिया। आपने क्लीन पाकिस्तान की बात की, ग्रीन पाकिस्तान की बात की, तो बहैसियत पाकिस्तानी आप भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर सकते हैं। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। पूरे पाकिस्तान में जो है जब भी ख़वातीन की बात होती है तो हमेशा से हम वो मिसालें आपके सामने लाते हैं कि आप लोग बिल्कुल लाजवाब हो जाते हैं और फिर ये नहीं कहते कि ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां आए रोज़ नए नए कारनामे अंजाम दे रही हैं, और कराची की लड़की जिन्होंने रिवायत से हट कर कुछ नया करने का सोचा और जो सोचा वो कर गुजरी। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में उन्होंने डिग्री हासिल करने के बाद मोबाइल फार्मेसी शुरू कर दी। फार्मिस्ट सना मोटरसाइकिल पर ये काम कैसे करती हैं और उन्होंने क्यों सोचा कि उनके लिए ये काम करना ज़रूरी है, या उनके जहन में ये आइडिया कैसे आया, या उन्होंने ये किस तरह से सोच लिया कि मुआशरे को इस चीज़ की ज़रूरत है। ये सब कुछ, ये सब सवालात जो इनके जवाबात हमें मिलेंगे शयान सलीम की रिपोर्ट में। डॉक्टर सना है और मैंने जिन्ना यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन से फॉर्म डी की डिग्री हासिल की है। हम फार्मासिस्ट बेसिकली ड्रग एक्सपर्ट होते हैं जो कि मेडिसिन के बारे में पेशेंट्स को पूरी इन्फॉर्मेशन देते हैं कि मेडिसिन खाने से पहले लेनी है या खाने के बाद लेनी है, एक्सपेक्टेड साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इनके साथ कौन सी मेडिसिन आपको नहीं खानी ताकि कोई इंटरेक्शन ना हो। मैं डिफरेंट फार्मेसीज़ और मेडिकल स्टोर के अंदर जाती थी तो मैं देखती थी कि वहाँ ऐसे अफराद मौजूद हैं जिन्होंने फार्मेसी की कोई तालीम हासिल नहीं की हुई, उनके पास फॉर्म डी की डिग्री नहीं है। तो आप खुद सोचें फिर ऐसे अफराद पेशेंट की क्या काउंसलिंग करेंगे। मेरे पास इतना कैपिटल नहीं था कि मैं अपनी खुद की फार्मेसी खोल सकूं, तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना अपनी एक मोबाइल फार्मेसी स्टार्ट करूं जिसमें आपको इतना ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बाइक राइडिंग का शौक़ तो मुझे था ही।
मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने शौक़ को अपने प्रोफेशन के साथ मर्ज कर दूं। तो फ्रेश स्टार्टअप के तौर पे मैंने सर्जिकल इक्विपमेंट के साथ या फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट के साथ अपना स्टार्ट लिया। अपनी बाइक के पीछे एक बोर्ड लगाया जिनके ऊपर मैंने उन प्रोडक्ट्स का नाम मेंशन किया जिसके साथ मैंने अपना स्टार्ट लिया। साथ ही नीचे मैंने अपना नंबर मेंशन कर दिया कि मैं अपनी बाइक को लेके जहाँ जहाँ राइड करती हूँ तो मेरे काम की प्रमोशन होती रहती है। लोग नंबर देखकर मुझे कॉल करते हैं या टेक्स्ट करते हैं और फिर जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती है वो मुझे आगाह करते हैं। डॉक्टर सना जी क्या चाहिए आपको? फिर मैं मार्केट से फ्रेश अपडेट प्राइस उन्हें बताती हूँ। अगर वो उनके बजट रेंज के अंदर हुई तो हमारी डील फाइनल होती है। मैंने जॉब की भी है तो जॉब पर मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि फार्मासिस्ट के ऊपर दबाव डाला जाता है कि आप सिर्फ मनी मेकिंग के ऊपर तवज्जो दें। पेशेंट काउंसलिंग से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, पेशेंट की सेहत से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉस्पिटल की सेल इससे मुतासर हो जाती है, कम हो जाती है। ये सूरत हाल देखकर मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ और मैंने जॉब कंटिन्यू नहीं की और फिर अपनी मोबाइल फार्मेसी खोलने का मेरा इरादा और मजबूत हो गया। डिफरेंट फार्मासिस्ट हैं वो मुझे कॉल करके कह रहे हैं कि हम आपको ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उनके आइडियाज़ भी लूँगी, अपने आइडियाज़ भी साथ मर्ज करूँगी। फिर देखूँगी कहाँ कहाँ पे मुझे इम्प्रूवमेंट करनी है, मेरी लैकिंग क्या क्या है जिसे मुझे ठीक करना है। तो ख़वातीन की बात हो रही है जिसके बारे में हम हमेशा कहते हैं कि किसी से पीछे नहीं हैं। कौम की काबिल फ़ख्र बेटियों की हम मज़ीद बात करते हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं क्योंकि वो हमें हर मैदान में ना सिर्फ मुल्क का नाम रोशन करती नज़र आती हैं बल्कि इंसानियत की खिदमत करके मुआशरे में बेहतरी के लिए भरपूर किरदार अदा भी कर रही हैं। जुम्मे को ज़रा हम याद कर लेते हैं। जुम्मे के रोज़ को हम याद करते हैं कि हमने आपकी मुलाकात करवाई थी ऐसे दो पाकिस्तानियों से जिन्होंने इंसानियत की खिदमत में अपना नाम बनाया और जनाब पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कौम की दो मज़ीद होनहार बेटियां आज हमें ज्वाइन करें जिन्हें डियाना अवार्ड से नवाजा गया है, जिनमें सक्खर की आयशा शेख और लाहौर की एमन जवाद शामिल हैं। और यकीनन ये दोनों की दोनों इसलिए सलाम के मुस्तहिक हैं क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इतने अच्छे काम कर लेना और फिर पाकिस्तान का नाम रोशन करना और दुनिया को ये बताना कि पाकिस्तान की जो कौम की बेटियां हैं वो किसी से कम नहीं हैं। 16 साल एमन जवाद अवार्ड लेने में सबसे कम उम्र पाकिस्तानी है। उन्हें ये अवार्ड लाहौर के सबसे बड़े बर्न सेंटर में खिदमत खल की वजह से नवाजा गया, जबकि 17 साल आयशा शेख जो हैं उनको मयारी तालीम, सेहत को फ़रोग देने और मुआशरों में पायदारी के हल पैदा करने पर इस खूबसूरत से अवार्ड से नवाजा गया है। आज दोनों हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। उन दोनों से हम बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इतना अच्छा कदम, इतना बेहतरीन काम और इतनी मुश्किलात आने के बावजूद क्या ऐसी चीज़ें थी जिनकी वजह से उनकी हिम्मत बंधी रही। तो आयशा भी हमें ज्वाइन कर चुकी है और एमन भी हमें ज्वाइन कर चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। एमन, आयशा, आप दोनों कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सबसे पहले हम ज़रा एमन से बात कर लेते हैं। उम्र छोटी है लेकिन काम बड़ा है और इतनी छोटी सी उम्र में इतना खूबसूरत काम सरअंजाम देना और इतना अच्छा अवार्ड ले लेना कि बड़े बड़े लोग जो ना वो सोचते रहते हैं कि अच्छा हमें कभी ज़िंदगी में ये अवार्ड मिलेगा। तो एमन, आप मुझे बताएं इतनी मोटिवेशन किससे मिली? क्या कोई ऐसी शख्सियत थी जिन्होंने आपको इंस्पायर किया? क्या चीज़ थी ऐसी जिन्होंने कहा कि अच्छा ज़िंदगी में ये काम करना है, इंसानियत की खिदमत करनी है? First of all, thank you for having me on the show. So, actually, it was my father who played an immense role in this, and he's the one who's the source of inspiration for me, always motivating me. And he's always stressing about self-responsibility, how I should be making change and how I should be playing a role into making a world a better place than before I inherited it. And he told me that everyone will receive education, everyone will work hard to excel their education, but you as a human being need to work on your character building as well and eventually give back to the country you are living in as well. ठीक है। अच्छा आयशा, मुझे आप बताएं कि आपने जिस तरह से लोगों को तालीम की तरफ राग़िब किया, लोगों को बताया कि तालीम हासिल करना कितना ज़रूरी है, यकीनन वो आप इसीलिए करते हैं क्योंकि आप शायद बचपन में देख चुके होते हैं कि जिस जगह पर आप रह रहे हैं वहाँ पर तालीम हासिल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सक्खर से आपका ताल्लुक़ है, तो वहाँ पर एजुकेशन सिस्टम को आप कैसा देखती हैं?
फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत बहुत शुक्रिया समा की पूरी टीम का मुझे यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। सक्खर की एजुकेशन उस तरह की नहीं है जिस तरह की होनी चाहिए। अंडर अनडेवलप्ड एरिया है। तो हम बाकी सिटीज़ से जो कि डेवलप्ड हैं जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से कंपेयर करें तो सक्खर की एजुकेशन इतनी ज़्यादा डेवलप्ड और अच्छी नहीं है। अच्छा, लेकिन उस पे काम चल रहा है। उम्मीद है कि हम भी आगे एक्सेल करें। तो आप लोगों को एजुकेट किस तरह करती हैं? बैक इन 2020 जब पैंडेमिक आया था पाकिस्तान में, तब सारी जो क्लासेस थी सब कुछ ऑनलाइन हो गया था, सब कुछ डिजिटल हो गया था। फिर आपने स्टूडेंट के रेंट सुने होंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन इफेक्टिव नहीं है, हमें पूरी तरह से चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। ये तब होता है जब हमारी जो स्टूडेंट की पॉपुलेशन है, उनको जब आप किसी इंटरेस्टिंग वे में या इंटरेस्टिंग तरीके से नहीं पढ़ाएँगे, तो ज़ाहिर की बात है वो बोर हो जाएँगे और फिर उस चीज़ में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो कुछ महीने पहले ही मैं यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा यूएसए से क्रिएटिव राइटिंग का कोर्स सीख कर आई थी। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स को कराया जाए कुछ डिफरेंट तरीके से, जिससे वो सीखें भी, एन्जॉय भी करें और कुछ ऐसे स्किल्स उनको उसके साथ सिखाए जाएँ, जिससे वो ऑनलाइन अर्न भी कर सकें। मैं की थी, मैं तब से फ्रीलांसिंग करती हूँ और इंडिपेंडेंट भी हूँ, खुद अर्न भी करती हूँ। तो मेरे फादर जो हैं उनका इसमें बहुत बड़ा रोल है। जब पैंडेमिक आया था तो ही वाज़ द फर्स्ट पर्सन टू डिस्ट्रीब्यूट कोविड प्रिकॉशन किट्स इन द सिटी। तो उनको देख के मुझे ये आइडिया आया या एक मोटिवेशन मिली कि मैं भी कुछ अपने एरिया में अपने डेवलपमेंट के लिए कुछ करूं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ लोगों को ले जाए। Of course, when I took onto my project was quite challenging because I had to reach out to people and first of all create awareness about this because there is very few people in Lahore as well as in Bangkok who are working in providing post-burn treatment. So when I started out working, I had to reach out to the burn centers and we started to distribute the compression garments, which are a special type of garment made of a special type of fabric, which helps in skin regeneration and repairing the skin by the suitable pressure it applies onto the patient's skin. So when we had to reach out to the patients, each of the compression garment had to be custom made. आयशा, मैं आपकी जानिब आती हूँ, मुझे बताएगा आगे जिंदगी में क्या करने का इरादा है, क्या क्या गोल्स हैं जिसके बारे में सोच रखा है कि अभी अच्छा ये भी अचीव करना है, ये भी करना है, वो भी करना है? आगे ज़िंदगी में बहुत कुछ करने का इरादा है। फ्यूचर गोल्स करियर के अलग हैं, सोशल गोल्स अलग हैं। लेकिन सबसे पहले तो जिस तरह से मैंने डायना अवार्ड विन किया है, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान के और यंगस्टर्स आगे आएँ, कुछ ऐसा नया करें और इंटरनेशनल लेवल पे अपने आप को मनवाएं। तो मेरा नेक्स्ट गोल यही होगा कि नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह पाकिस्तान से सिर्फ चंद नहीं, बहुत सारे लोगों का ये अवार्ड है। अच्छा, मुझे ये बताएं ताकि जो बच्चे या जो 16-17 साल की लड़कियां या लड़के हमें सुन रहे हैं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि इस एज के जो हमारे बच्चे हैं ना, जो हमारी नस्ल है, वो बड़ी टिकटॉक यूज़ करने वाली है। मुझे बताएं कितना चैलेंजिंग था ये सब कुछ और क्या क्या मुश्किलात आई, ताकि अगर कोई करना चाहे, किसी के अंदर मज़ीद हौसला पैदा हो जाए, तो उसको पता हो कि अच्छा ये मुश्किलात आएंगी, इनसे हम ईजीली जो है ना वो निमट जाएंगे। जब आप कुछ नया करते हैं ना, तब आप अकेले होते हैं। ये बात तो डन है, ठीक है। जब आप कुछ नया करना चाहते हैं या आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हर कोई आपको डिमोटिवेट करेगा, आपको कहेगा अगर आप ये करेंगे इससे तो आपका टाइम भी ज़ाया होगा, ज़्यादा इम्पैक्ट भी क्रिएट नहीं होगा, ज़्यादा चेंज क्रिएट नहीं होगा, तो आप रहने ही दें। तो मेरा कहना ये है कि अगर आपको लगता है कि आपके कुछ करने से अगर 0.5% भी इम्पैक्ट क्रिएट होता है, तो आप वो ज़रूर करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो चीज़ अगर छोटी भी है तो वो आगे चल के बहुत ज़्यादा वर्ल्ड को या आपके कंट्री को फ़ायदा दे सकती है एज एन चेंज। ठीक है, और ईमान आपका क्या मैसेज है यंगस्टर्स के लिए? I would like to say that the youngsters which are at my age or at the present age that they are,
they should work on their education and focus on to their educational goals. But on the side, they should undertake activities, ऐसी activities जो कि productive और fruitful हों अपने लिए भी और बाकी country के लिए भी. And they should, the parents, they should try to move them into the direction where they themselves believe they should develop a sense of responsibility and undertake some action to change the world. And whatever they're passionate about, the young people should try to develop a mindset that they are here in this world to make it a better place than before they inherited it, और उसको एक बेहतर जगह बना के जाए और बाकी आने वाली जनरेशन्स के लिए भी एक सस्टेनेबल लाइफ अपनाएं और ऐसा चेंज लेके आए जो कि उनके ख्याल में they're passionate about, they're working on it. And as parents also, they should focus on the children's grooming and character building, which is really important. And because this age, it is really impressionable. At this age, the kids tend to learn more and they will grasp more and they will try to be the first drop of the ocean. अच्छा ईमान, ये बर्न सेंटर में ही काम करने का ख्याल क्यों आया? The Burn Center was my main focus or aim because I used to accompany my mother as a child. She's a doctor and she's been in that place for like 20 years or so. So when I used to accompany her, I used to see that there were many patients who were suffering from burns. They were scarred for life. And the only reason that held them behind was कि compression garments खरीदना या post burn medical treatment afford करना उनके बस में नहीं था. और especially ऐसे लोग देखना जो कि क्योंकि मोस्टली बच्चे, औरतें और ऐसे नौजवान जो कि अपने लिए सस्टेन खुद कर रहे हैं, they're earning for their own living, they're sustaining their families. So it was really hard to see those people suffering. So I decided to provide for those who cannot afford, and we started distributing the compression garments and started reaching out to those people. और आयशा, आप मुझे बताएं कि आप ये जो तमाम तर सफ़र था, इसमें सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया? मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट स्पेशली माय फादर, चूँकि मैं उनके फूड स्टेप्स पे चली हूँ, तो आई थिंक कि ये मेरा सबसे बड़ी अचीवमेंट है कि ये जो उनकी वजह से हासिल हुई है, उनकी मोटिवेशन की वजह से, उनकी हेल्प की वजह से, उनकी फाइनेंशियल इमोशनल सपोर्ट के अलावा ये चीज़ पॉसिबल नहीं थी. सो स्पेशल थैंक्स टू हिम एंड माय ऑल फैमिली फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी. और ईमान, आप बताएं? It will definitely be my family, my parents, my brother. He's a source of inspiration for me as well because he's been part of many projects as well. And he was the one who was setting up milestones for me to conquer. And I will do the same for my younger siblings as well. And my parents who supported me, my mother who's a doctor who helped me throughout all this journey. She was the one who provided medical assistance to the patient because she was a trained professional. And my father, who also works in Minhaj organization, which is a welfare organization. So I was quite inspired to see him do welfare work there and do great things. Therefore, that was my source of inspiration and what supported me the most. अच्छा आयशा, मैंने आपके बारे में ये भी सुना कि आप लिखती भी हैं और अपने लफ्ज़ों के ज़रिए, अपनी सोच के ज़रिए आप लोगों की सोच बदलती भी हैं. तो वो लिखने का काम कितना मुश्किल है, क्योंकि 17 साल की उम्र में ये तो बड़ा मुश्किल काम है. मैं जब 11 साल की थी तब मैंने अपनी पहली पोएम लिखी थी और उस पे मुझे मेरे टीचर्स ने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया था. तो इस चीज़ ने मेरे अंदर एक फोर्स क्रिएट किया कि मुझे और लिखना चाहिए. जो राइटिंग है, जो वर्ड्स हैं, उनमें एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है. आप जब किसी को आपने काउंसिल करना होता है, आप उससे बातों से काउंसिल करते हैं. जब आप किसी को कुछ समझाना होता है, आप उसे अपने बातों से समझाते हैं. तो लफ्ज़ों की जो अहमियत है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है. तो तब से लिखना शुरू किया था और अब तक लिखना जारी है. मैंने काफ़ी ज़्यादा बुक्स में पार्टिसिपेट किया है. मैं अपने पर्सनल बुक पे भी वर्क कर रही हूँ.
तो जर्नी काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग, अच्छी और मज़ेदार रही है और उम्मीद करते हैं कि आगे भी कंटिन्यू। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मज़ीद अवार्ड्स ऐसे आप लोगों को मिलें जिनसे मज़ीद मुल्क का नाम रोशन हो। आयशा और ईमान, आप दोनों का बेहद शुक्रिया। खूबसूरत पख्तूनख्वा की बात हो जाए तो पाकिस्तान की सरजमीन पर कुदरत ने ऐसे अनोखे और हैरान कुन मकामात पैदा किए हैं जनाब के देखने वाले दंग रह जाते हैं। ऐसे ही मकामात में हसीन तरीन वादी चित्राल की तहसील खोरो भी है, जहाँ का गर्म चश्मा दुनिया भर में मशहूर है। मकामी लोगों का अकीदा है, उनका ये कहना है कि जिन लोगों को जोड़ों का दर्द होता है या वो जल्दी अमराज में मुब्तला होते हैं तो वो गर्म चश्मे में नहाएं तो उनका ये मरज़ दूर हो जाता है। अब ये पढ़ के तो मुझे लगता है कि मैं अपनी अम्मा को फ़ौरन ले जाऊँ क्योंकि उन्हें जोड़ों का बहुत दर्द होता है। खैर, महकमे सयाहत खैबर पख्तूनख्वा की मदद से मोहम्मद ट्रेब, जिन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक़ है, वो चले गए गर्म चश्मे तक पहुँचे। वहाँ उन्होंने क्या कुछ देखा उन्हीं की ज़ुबानी आपको दिखाते हैं। पाकिस्तान के अब भी कई इलाके ऐसे हैं जहां पर पहुंचना मुश्किल है। कई इलाके ऐसे हैं जो अब तक एक्सप्लोर नहीं हुए। जो एक्सप्लोर हो रहे हैं इलाके, जब उनकी बात करते हैं उसमें भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पहुंचना मुश्किल होता है, जहां कम टूरिस्ट आते हैं। आज मैं मौजूद हूं जिस इलाके में, इसका नाम है गरम चश्मा। नाम है गरम चश्मा क्योंकि यहाँ पर वाकई है गरम चश्मा, और ये इतना गर्म पानी है कि इसमें आप 1 सेकंड के लिए सिर्फ हाथ लगा सकते हैं। बहुत गर्म पानी है ये, हज़ारों साल पुराना ये चश्मा है। अगर मैं इस गर्म चश्मे की लोकेशन से मुतालिक आपको बताऊं तो चित्राल से 2 घंटे की मुसाफत पर ये गरम चश्मा का इलाका है, और इसके 2 घंटे बाद गबूर और शाह सलीम, ये 2 गांव हैं। ये पाकिस्तान की आखिरी हद है। इसके बाद बदख्शां सूबा अफ़गानिस्तान, उसकी हद स्टार्ट हो जाती है। चित्राल और अफ़गानिस्तान, इसके बीच में ये गरम चश्मा का इलाका। हम यहाँ पर आए, तवील रास्ता था, कठिन रास्ता था, मुश्किल रास्ता था, लेकिन खूबसूरत रास्ता था। बड़े प्यारे यहाँ के लोग। यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो यहाँ के नज़ारों में खो से जाते हैं। मैं गुज़रते गुज़रते जिन लोकेशन से आया, मुझे सबसे जो ज़्यादा दिल को भाया वो ये पॉइंट था। तो टूरिस्ट जो यहाँ पर आते हैं वो गरम चश्मा, अगर यहाँ पर ना भी आए, जिस होटल में स्टे करें तो वहाँ पर होटल के अंदर भी पानी गर्म आ रहा है, पूल है तो वहाँ पर भी पानी गर्म है। नीचे लेकर जाएंगे, आपको दिखाएंगे जो होटल्स यहाँ पर मौजूद हैं, जहाँ टूरिस्ट आते हैं तो कितना यहाँ पर वो खुश होते हैं, कितना सुकून से यहाँ पर रहते हैं। और जब यहाँ पर ठंडा मौसम होता है, जब पहाड़ पर होती है बर्फ़, यहाँ पर भी होती है बर्फ़, तब भी ये पानी होता है गर्म। हर तरफ जो इस वक्त हमें चोटियाँ नज़र आ रही हैं, स्पेशली ऑन द राइट साइड, बर्फ़ से ढकी वो चोटियाँ हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं ये। लेकिन जो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आप बैठेंगे और इस पानी को देखेंगे तो मज़ा आ जाएगा। बहुत गर्म पानी है। कहा यह जाता है सल्फ़र का कंटेंट इसमें ज़्यादा है। कुछ ऐसी प्लेट्स हैं जिसकी वजह से ये पानी गर्म रहता है। और इस पानी से मुताल्लिक़ ये भी कहते हैं कि इसमें शिफा है। ये भी कहा जाता है यहाँ के रहने वालों की जानिब से, अगर स्किन की कोई डिज़ीज़ हो, इस पानी से आप नहाएं तो वो ठीक हो जाती है। इससे मुझे याद आ गया कि कराची में भी तो ऐसा ही है, वहाँ पर भी तो इसी तरह का एक गर्म चश्मा है जिससे मुताल्लिक़ भी कुछ ऐसी ही बातें मंसूब की जाती हैं। तो यहाँ पर आए, अब लेकर चलते हैं आपको नीचे, क्योंकि बड़ा ऊपर हमें इस पहाड़ पर चढ़कर आना पड़ा इस पॉइंट को देखने के लिए। अब कवर कर दिया है इन्होंने, थोड़ा डेवलप कर दिया है इसको, और अब ये पानी इस तरह चैनलाइज होकर नीचे जाता है। दिखाते हैं जिस तरह से पानी नीचे जा रहा है और होटल्स में पानी आ रहा है। और मुख्तलिफ पॉइंट्स पर वाटर स्टोरेज टैंक्स बनाए गए हैं, और इसी तरह फिर ये पाइप्स के ज़रिए इस पानी को नीचे आबादी तक ले जाया जा रहा है। मस्जिद, होटल्स तक लेकर गए हैं। पहुंच चुके हम इस मस्जिद के पास, और इस मस्जिद में बाकायदा इंतज़ाम है कि अगर बाहर से कोई शख्स आए, कोई टूरिस्ट आए और वो यहाँ पर नहाना चाहता है तो गर्म हमाम टूरिस्ट के लिए भी, तो मदरसे के लिए भी और टूरिस्ट के लिए भी, कि आप आएँ यहाँ पर और उस गर्म पानी से नहाएं और आगे चले जाएं। चलते हैं अंदर।
कुदरती गर्म पानी पहाड़ों से आ रहा है, चश्मे से आ रहा है, और यहाँ मस्जिद में स्टोरेज टैंक, और यहीं से फिर इस पानी को सप्लाई किया जाता है और इस इतने गर्म पानी को मिक्स किया जाता है क्योंकि अदरवाइज यू कैन नॉट टच इट। बहुत ज़्यादा गर्म पानी है ये। अब ये तो हमने बात की मस्जिद की, अब आपको लेकर चलूँगा नीचे होटल्स में कि वहाँ पर भी इसी तरह का निज़ाम है कि पानी वहाँ पर गर्म आ रहा है और वहाँ पर जो पूल्स हैं, जो वॉशरूम है, वहाँ पर भी पानी गर्म इसी तरह से आता है, मिक्स किया जाता है क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। और गरम चश्मा जहाँ से पानी आ रहा है वो तो पॉइंट हमने आपको दिखाया, लेकिन यहाँ पर सबसे जो अच्छी बात मुझे लगी वो ये लगी, दूर दराज इलाका होने के बावजूद डेवलपमेंट बहुत हुई है। जितने यहाँ पर होटल्स हैं, जितनी टूरिस्ट के रहने की जगह बनी है, वहाँ पर वो गर्म पानी आ रहा है। इस वक्त भी मैं एक होटल पहुँच चुका हूँ और होटल में ये कैंप्स भी लगाए हैं इन्होंने बाहर से। अगर आप कैंपिंग का मज़ा लेना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए अवेलेबल है कि यहाँ पर आप आराम से इन कैंप्स में सोइए, सेफ एंड सिक्योर्ड एनवायरनमेंट में। सुबह उठ के यहाँ से आराम से अपना नज़ारा कीजिए, शानदार सनराइज़ देखिए, माउंटेन्स देखिए, ग्रीनरी देखिए, और आराम से यहाँ पर इवन फैमिली के साथ आप भी अगर रहना चाहें कि साथ ही ज़रा होटल के रूम्स भी हैं और आप अगर यहाँ पर रहना चाहें कुछ देर के लिए तो आप रह सकते हैं। लेकिन और अच्छी बात क्या है कि ऊपर तो मैंने आपको दिखाया था जो गर्म पानी आ रहा है, लेकिन होटल के अंदर वही गर्म पानी, वही सल्फ़र वाला पानी पूल के अंदर भी है। हॉट पूल है यहाँ पर, उसके अलावा यही पानी अंदर वॉशरूम्स में भी आ रहा है। वहाँ पर भी टब्स बने हुए हैं कि आप आराम से वहाँ पर भी इस गर्म पानी का मज़ा ले सकते हैं। तो जनाब ये रहा वो पूल, मैं जाऊँगा अभी इस पूल के अंदर। आप ज़रा देखिए कि आसपास का नज़ारा कैसा है। ये कैंप्स देखिए और ऊपर पहाड़ की चोटियाँ देखिए। मैं जा रहा हूँ अंदर और मैं ज़रा चेंज करके पहुँचता हूँ पूल में, आप आइए मेरे साथ। ये उठता धुआं, ये गर्म पानी, मौसम ठंडा है। रात हम जब स्टे कर रहे थे यहाँ पे तो हमने बाकायदा कंबल और रज़ाइयाँ ली, बहुत ठंड थी इधर। लेकिन ये है पानी गर्म जनाब, गरम चश्मे का गरम पानी जिसके अंदर आ गए हैं हम। ओह माय गॉड, ज़बरदस्त, बहुत बेहतरीन पानी है। बेशक हो ठंड, लेकिन इस गर्म पानी में आप आराम से आके कुछ देर स्विमिंग करें। तो अब मैंने आपको दिखाया था ऊपर से जहाँ से पानी आ रहा था, तकरीबन यहाँ पर हर होटल में कुछ ना कुछ इंतज़ाम किया, लेकिन ये सबसे बेहतर होटल था जहाँ पर हमें ये पूल नज़र आया जिसमें गर्म पानी, अंदर वॉशरूम्स में भी बाथ टब्स और वहाँ पर गर्म पानी है। करते हैं स्विमिंग, माइक रखता हूँ बाहर और स्विमिंग करते हैं इसमें कुछ देर के लिए। सुना है इस पानी से मुताल्लिक कि इनमें सल्फ़र होता है, इसके स्किन के लिए बड़ा अच्छा होता है। तो मैं जा रहा हूँ स्विमिंग करने, देखिए। स्विमिंग कर रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। नाम है गरम चश्मा और वाकई यहाँ पर गरम चश्मा फील होता है आपको। तो पूल में गर्म पानी, रिकमेंडेड टाइम यह है कि या तो आप रात को स्विमिंग करें या आप अर्ली द मॉर्निंग स्विमिंग करें। दिन में करेंगे 12-1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, वो भी समर्स में। दिन में थोड़ी सी गर्मी यहाँ पर होती है क्योंकि पूरे पाकिस्तान में गर्मी है, लेकिन सर्दियों में तो 24 आवर्स आप यहाँ स्विमिंग करें। समटाइम्स ये भी होता है बाहर स्नो होती है और ये गर्म पानी होता है, तो बड़ा मज़ा आता है। तो गरम चश्मा दूर ज़रूर है, ये इलाका दूर ज़रूर है, लेकिन यकीन जानिए डेवलप्ड है। यहाँ पर जो भी टूरिस्ट आएंगे पूरे मुल्क से, इवन बाहर से कहीं से, तो उनके लिए यहाँ पर होटल्स का इंतज़ाम बहुत अच्छा है। पहुँचना तवील ज़रूर है, रास्ता कुछ कुछ जगहों पे ख़राब ज़रूर है। 4x4 पे आप आइए, लेकिन जब यहाँ पहुँचेंगे रास्ता भूल जाएंगे, थकन उतर जाएगी जब इतना खूबसूरत माहौल देखेंगे और एक गरम चश्मा, इसका ये पानी आप इसमें एंजॉय करें, स्विमिंग करें। तो गरम चश्मा जैसा नाम वैसा यहाँ का माहौल, लेकिन सिर्फ यही नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ है आपको दिखाने को, दिखाऊंगा आपको। गरम चश्मा के इस मकाम पर फूल भी हैं और फल भी हैं, खुबानी भी है, अखरोट भी है, सेब भी है, चेरी भी है। इतनी ज़बरदस्त चेरी, और चेरी पककर तैयार है। तो चेरी खाने के लिए हम तैयार हैं। तैयार हो देखने के लिए कि हम चढ़ने लगे दरख्त पर खाएंगे चेरी? आइए मेरे साथ। तो आ गए हम दरख्त के ऊपर और अब हम तसल्ली से खाएंगे चेरी।
तो जनाब ये देखिए, फ्रेश फ्रॉम द ट्री। सबसे जो खूबसूरती है ऐसे इलाकों की वो ये है, ताज़ा फल मिलता है, ऑर्गेनिक, प्योर, कोल्ड स्टोरेज में नहीं रखते, मार्केट में जाने से पहले ही जो यहाँ पर टूरिस्ट ज़ाहिर आएंगे वो खा लेते हैं। सेब भी तैयार नहीं है, चेरी तैयार है, यूँ तो आपके शहर में भी है लेकिन इस जैसी नहीं है। चलें जी, आप भी जाएं, गर्म चश्मे की सैर करें और वहाँ पे ताज़ा ताज़ा चेरी भी खाएं और गर्म चश्मे में नहाएं भी। हम आगे बढ़ते हैं और हिम्मत और हौसले की मिसाल हम जिक्र जब भी करते हैं तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई एक ऐसा टैलेंट आपके सामने हम रख रहे हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की है, जिनकी हिम्मत, जिनका हौसला उनके लिए मिसाल बन गया, उनके साथ ही साथ दूसरों के लिए मिसाल और मशाल राह बना। मुल्तान का नौजवान सबके लिए मिसाल बना है। तालीम से मोहब्बत करने वाला 21 साल हाफिज अली नान चने की रेड़ी लगाता था और ACC के तालीमी अखराजात वो खुद उठा रहे हैं। रिपोर्ट हमें करेंगे आसिफ बलोच। वसाइल की कमी मगर हौसले बुलंद, मुल्तान के नौजवान हाफिज अली रजा ने मिसाल कायम कर दी। दिन भर वालिद के साथ रेडी पर नान चने फरोख्त करने वाला ये होनहार नौजवान ACCA की आला तालीम हासिल कर रहा है, जिसकी फीस पाउंड में अदा करना पड़ती है। मेरे बाबा की अब तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती, तो हमारे कोई हालात भी इतने बेहतर नहीं है कि कोई बाबा शगीद रख सकें या कुछ इस तरह से मैनेज कर सकें, तो फिर मैं उनकी सपोर्ट के लिए यहाँ पे आता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह यहीं से अल्लाह ताला सब हमारा काम मैनेज कर रहे हैं। हाफिज अली ने ACCA में अपनी भरपूर मेहनत से 98% नंबरों से 8 इम्तहान पास करके अपने मेहनतकश बाप का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। मुझे अपने बेटे पे बहुत फख्र है। मेरा बेटा पढ़ाई भी कर रहा है और वो अपना मेहनत भी कर रहा है, साथ काम भी कर रहा है। मैं अपने बेटे पे बहुत खुश हूँ। मेहनती नौजवान अपनी जिंदगी में आला मकाम हासिल करने के लिए पुरज़्म है। अली रजा ने साबित किया कि अगर पढ़ने की लगन हो तो कोई भी मुश्किल आपकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। कैमरामैन अदनान सयाल के साथ आसिफ बलोच, समा, मुल्तान। मंडी में बड़ा, घर लाते ही छोटा, ये मेरे जानवर को क्या हो गया, क्या हो गया? फल, भूसी, कुट्टी, जानवर को क्या खिलाऊं, मोटा कैसे बनाऊं? 2, 4, 6 दांत का चक्कर। मंडी लवर्स को लुटने से बचाएंगे, हर रात से पर्दा उठाएंगे। तो जनाब अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। अब आपको माँ और बेटी की मोहब्बत की लाजवाल दास्तान जो है वो सुनाएंगे। सोशल मीडिया पर इन दिनों हम देख रहे हैं कि एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें एक बच्ची जो है उसकी वालदा ट्रेनिंग कर रही है और बच्ची क्या करती है कि अपनी वालदा को पंखा झल रही है। या मनासिर देख सकते हैं, बड़े खूबसूरत और बड़ी मोहब्बत वाले मनाजिर हैं। वीडियो में नज़र आने वाली ये खातून कबड्डी प्लेयर नीलम रियाज हैं जो ट्रेनिंग कर रही थी और उनकी बेटी जिनका नाम ज़रमीन है हाथ वाला पंखा अपनी अम्मा को झल रही है। छोटी सी बच्ची माशाल्लाह इतनी क्यूट है। इसके साथ ही साथ ज़रमीन अपनी वालदा को ट्रेनिंग करता देखकर उनके जो ट्रेनिंग के डंबल है उन्हें भी उठाती हैं और शायद इस आज़म का इजहार भी कर रही हैं कि आने वाले वक्त में वो भी अपनी अम्मा की तरह इंतहाई इंशाल्लाह स्ट्रॉन्ग हमें नज़र आएगी। पहले आपको ये मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद हम नीलम से बात करेंगे। ठीक है, वीडियो वैसे देख ही रहे हैं आप कह रहे होंगे वैसे महक को कितना शौक है ना कि बार बार हम ये मनासिर दिखाएं। चले नीलम हमें ज्वाइन कर चुकी है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग नीलम। मुझे बताइएगा कि अक्सर ख़वातीन प्लेयर्स जो होती हैं उनसे मुतालिक ये तासुर पाया जाता है कि शादी हो जाएगी तो जनाब वो अपने खेल के मैदान से दूर हो जाएंगी। आपकी बेटी के साथ जो ये वीडियो हम दिखा रहे हैं, आपकी बेटी भी आपके साथ ट्रेनिंग का हिस्सा है, आपकी फैमिली का हिस्सा है ये खेल, क्या कहेंगे इस पर? मैं अपनी फैमिली में जो हूँ फर्स्ट फीमेल हूँ अच्छा। जिसने गेम स्टार्ट की
और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म कर रही हूँ। और रही बेटी की बात, तो माशाल्लाह से मेरा ये कह लें मेरा ख्वाब है कि मैं इंशाल्लाह ताला अपनी बेटी को भी अच्छा एथलीट बनाऊँगी। इंशाल्लाह ताला उसको ऐसे फ़िटनेस की ट्रेनिंग, और वो मुझे जो एक्टिविटी मुझे करते देखती है उसको कॉपी करती है। और ये चीज़ वाकई ही मुझे मेरे माइंड में भी नहीं थी कि ऐसा होगा कि मैं अपनी ट्रेनिंग कर रही हूँ, एकदम से मेरे पास आई है और हाथ में उसने फ़ैन पकड़ा हुआ है, तो आके तो मुझे हवा देने लग गई। मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा इसमें कोई शक नहीं कि बेटियां जो हैं वो जो मर्ज़ी हो जाए हर जगह पे हर लम्हे माँ का एहसास ज़रूर करती हैं। तो वो चीज़ साबित भी हो गई। इस वजह से मैंने फ़ौरन से अपनी फ्रेंड को कहा, मैंने कहा यार ज़रा मेरी वीडियो बनाना, कि मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि इस तरह मेरी बेटी जो है वो मुझे हवा दे रही है। उसको पता है मामा को स्वेटिंग आई हुई है, तो स्वेटिंग की वजह से जो है मैं मामा को हवा दूं ताकि मामा जो है वो ट्रेनिंग भी करें अपनी साथ, गर्मी भी ना उनको लगे। ज़बरदस्त। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि मैं अपनी बेटी को स्ट्रांग बनाऊंगी, वो अभी सही लग रहा है कि माशाल्लाह से अभी से ही अम्मा के नक्शे कदम पे ही वो चल रही हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बच्चे अमूमन माओं को परेशान करते हैं, चाहे वो ट्रेनिंग कर रही हूँ या खाना बना रही हूँ। तो ज़रमीन जो है वो आपको कभी परेशान तो नहीं करती है? ट्रेनिंग जब आप कर रही हो तो इसमें ज़रमीन का आ जाना कभी कोई परेशानी का बायस तो नहीं बना? नहीं, बच्चे वाकई इसमें कोई शक नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चे जो हैं। और ज़मीन की रही बात, तो ज़मीन नोटी बहुत ज़्यादा है, बट अल्लाह के शुक्र है कि जो चीज़ मैं कर रही होती है ना मुझे कॉपी करने की कोशिश करती है। इवन कि मैं वेट उठाती हूँ तो जिस वेट पे मेरा हाथ होता है ना, ये मुझे वहाँ पे देखती है कि मामा ने ऐसे करके उसको लिफ्ट किया है, ये फ़ौरन से पहुँच जाती है, उसको जाके हाथ लगा के अपनी तरफ से उठाने की कोशिश करती है। तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि जैसे जैसे मैं एक्सरसाइज कर रही होती हूँ, बॉडी वार्म अप कर रही होती हूँ, तो ये सेम वैसे ही मुझे कॉपी करती है। और इसलिए जो है वो इतना तंग नहीं करती, थोड़ा बहुत बिल्कुल करती है। वो भी इस वजह से करती है कि उसको मैं कहती हूँ कि मैंने लिफ्ट लगानी है, आप उधर जाके बैठो, तो नहीं जाती, वो फ़ौरन से आगे आ जाती है। फिर जब उसको मैं कहती हूँ ना मामा जंप करने लगी हैं, फिर बैठ के मेरी जंप देखती है। ठीक। अच्छा नीलम, हमने देखा कि कुछ अर्से पहले आपकी एक और वीडियो आई थी आपकी बेटी के हमरा कि आपने उन्हें अपनी बैक पे बिठाया था, पुशअप्स आप लगा रही थी, वो वीडियो भी हमने अपने नाज़रीन को दिखाई है। अभी मुझे बताएं कि माँ और बेटी की ये जो अजीम मोहब्बत है, अब पूरी कायनात में हम इसकी मिसालें ढूंढते फिरते हैं लेकिन मिसाल हमें कोई नहीं मिलती। इस मोहब्बत पे क्या कहना चाहेंगी आप? मैं उस टाइम पे भी घर में ट्रेनिंग कर रही थी, अपनी फ़िटनेस की पावर ट्रेनिंग कर रही थी, क्योंकि मैंने अपनी बेटी के बाद जो है वो दोबारा से अपनी फ़िटनेस को बहाल किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सबसे ज़्यादा रोल जो है वो मेरे कोचेस का है, अवैस अकबर का और वकास अकबर का। इन लोगों ने मुझे मेहनत करवाई है, जिसकी वजह से माशाल्लाह से मैं जैसे शादी से पहले जितना वेट लिफ्ट कर रही थी उसके करीब तकरीबन मैं वेट लिफ्ट करने लग गई हूँ, और फिटनेस भी मेरी काफ़ी अच्छी हो गई है। उस टाइम पे मुझे ऐसे ही शौक आया, मैंने कहा ये ना घूम रही है, खा पी के बैठ गई है, तो इसको मैंने खाना वगैरह खिला दिया, तो मैं पावर ट्रेनिंग करी। तो मैंने कहा एक तरह से ये कह लें कि फिटनेस भी हो जाएगी मेरी, और बच्ची की एक्टिविटी भी हो जाएगी। तो मैंने फिर इसको अपनी पीठ पर बिठा के तो मैंने फिर इसको डिप्स लगाना शुरू किए। तो इसको फील हो रहा था मामा मुझे झूले दे रही हैं, तो साथ ये झूले भी लेती रही और साथ में अपनी ट्रेनिंग भी करती रही। ठीक। अच्छा नीलम, आप 7 गेम्स के नेशनल चैम्पियन हैं, तो अब आपका अपनी बेटी के हवाले से क्या इरादा है, क्या बनाना चाहेंगी उसे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करूँ कम। मैं माशाल्लाह से मैं 7 गेम्स की नेशनल चैम्पियन हूँ, 2 गेम्स की इंटरनेशनल प्लेयर हूँ, और इस चीज़ की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और अगर मेरी जर्नी देखी जाए तो मेरी जर्नी जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल भी रही है, और अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। ये 7 गेम्स की नेशनल चैम्पियन होना कोई आसान काम नहीं था, मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, और बहुत से ऐसे मामला देखे हैं जो मुझे फ़ेस करने पड़े हैं, मुश्किल थे मेरे लिए। बट अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह का नाम लेके लगी रही हूँ। एक जज्बा था, एक जुनून था कि नहीं, जिस गेम में मैं जाती थी मैं कहती थी इसमें मैंने कुछ कर दिखाना है। अल्लाह ताला का साथ मेरे साथ था, मैं दुआ करती थी कि अल्लाह ताला मुझे इसमें इज़्ज़त दें। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से उसमें मैंने अपने टाइटल जो है वो विन किए। और रही ज़रमीन की बात, ज़रमीन जो है वो माशाल्लाह से अभी से उसकी निशानियाँ नज़र आ रही हैं कि वो एथलीट बनना चाह रही है, और मेरी कोशिश होगी कि मैं स्टडी के साथ साथ उसको एथलीट ज़रूर बनाऊंगी।
ज़बरदस्त। अच्छा, जब भी हम कहते हैं ना कि ख़वातीन बहुत सारे मैदानों में हमें आगे नज़र आ रही हैं, स्पेशली आप शादी के बाद जब इतने एक्टिव रहें और आप अपने शौक़ को लेके आगे बढ़ रहे हो, तो कहते हैं कि घर का कोई ना कोई सरबरा आपके साथ होता है, आपको सपोर्ट उसकी होती है, तभी आप इतना काम कर रहे होते हैं। तो वो सरबरा शौहर ही, मुझे लगता है कि शौहर ही होता है। तो आपके शौहर जो हैं वो आपको कितना सपोर्ट करते हैं? मेरे जो हस्बैंड है माशाल्लाह से वो एडवोकेट हैं हाई कोर्ट के, तो उनसे मेरी शादी हुई है। कोई सोचने वाला या देखने वाला बंदा ये कहेगा कि नहीं वो तो आप स्पोर्ट्समैन नहीं, तो बस ऐसी ज़िंदगी बहुत मुश्किल होएगी। बट अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह से मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मेरे हस्बैंड जो है वो दूसरी स्पोर्ट्स में नहीं है या उनकी फील्ड चेंज है। वो मुझे ऐसे सपोर्ट करते हैं कि मुझे लगता ही नहीं कि वो स्पोर्ट्समैन नहीं है। वो मेरे साथ बातें शेयर करेंगे और मुझे मज़ीद जो है वो बकअप करेंगे कि तुम पहले से भी अच्छी हो सकती हो। हाँ। तुम हो भी और मज़ीद अच्छी हो सकती हो, बस मेहनत करो तुम। वो हर जगह पे हर मामले में जो है वो मेरा साथ देते हैं, मेरे साथ सारी बातें शेयर करते हैं, तो मुझे बकअप करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं ख़ुद को लकी फ़ील करती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतने अच्छे हस्बैंड मिले हैं जिनकी वजह से मैं आज स्पोर्ट्स कर पा रही हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि शादी के बाद अमूमन आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, उठना सोना जागना, मुझे लगता है सब शायद ससुराल की मर्ज़ी से होता है। बतौर एथलीट सब पहले जैसा ही है या आपके रूटीन में कुछ तब्दीलियाँ आई हैं? चेंजिंग ये आई है मेरी लाइफ में कि सबसे पहले तो ये चेंजिंग आई है कि मेरी शादी हो गई सबसे बड़ी चेंजिंग। और उसके बाद जो है वो माशाल्लाह से दूसरी चेंजिंग ये आई कि मैं पहले एक लड़की थी, लड़की के बाद मैं एक बीवी बन गई, बीवी के बाद अब माशाल्लाह से मैं माँ बन गई हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह ये चेंजिंग जो मेरी लाइफ में आई हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इन चेंजिंग को देखकर। फिर आपको एक फैमिली चेंज होनी आपकी कि पहले आप अपने माँ बाप के घर रहते हो, बाद में आप लोगों ने अपने इन लॉज के पास चले जाना होता है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे फादर इन लॉ जो हैं उन्होंने और उनकी फैमिली ने, मेरी भाभी ने, मेरे भाई ने, बड़े ने, इन लोगों ने, ये छोटे भाई ने, नंद मेरी, इन लोगों ने मुझे फ़ील ही नहीं होने दिया कि मैं किसी दूसरे घर से आई हूँ। मतलब इस तरह मेरे साथ अटैच रहे हैं कि कोई देखने वाला कहता था कि ऐ लगदा नहीं कि तुहाडी नवीं नूंह है, कि इस तरह से जो है वो माशाल्लाह से फैमिली ने मेरा साथ दिया। तो दूसरा ये कि मेरी अम्मी का घर भी पास है, इवन कि मुझे अम्मी के घर गए हुए कुछ डेज़ हो जाते हैं, अम्मी कॉल करती हैं कब लगाना है चक्कर, कब, बस इतनी मसरूफियात होती हैं कि टाइम ही नहीं मिल पाता। बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे माँ बाप के बाद जो है ये मेरी फैमिली इन लॉज जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं। इन सब की वजह से जो है वो माशाल्लाह से मैं गेम कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा नीलम, ये तो आपने अपनी ज़रा रूटीन बता दी ना। अब ज़रा अगर ज़रमीन की परवरिश की मैं बात करूँ तो परवरिश और आपकी ट्रेनिंग दो अलग अलग और बड़ी मुख्तलिफ सी चीज़ें हैं। ससुराल वाले कितना सपोर्ट करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो फैमिली है, फैमिली इन लॉज की संभालते वो हैं ज़्यादातर उनको, ज़रमीन को, क्योंकि मेरी भाभी जो है वो मेरे साथ इतना अटैच नहीं है। मेरी बेटी है, मेरे साथ इतना अटैच नहीं है या इतना लगाव ज़्यादा नहीं है मेरे साथ जितना वो भाभी के साथ करती है और भाभी के पास रहती है। भाभी के बच्चे हैं 2 माशाल्लाह से, उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच है। और मैं घर, मुझे अक्सर खुद को फील होता है कि वाकई ही मेरी बेटी है कि मैं जब ट्रेनिंग से अक्सर घर जाऊंगी तो मैं उसको कहूँगी जाके अस्सलाम वालेकुम, तो आगे से मुझे देख के स्माइल पास करके भाग जाएगी। मैं कहूँगी ज़रमीन इतने टाइम के बाद मैं घर आई हूँ तो अब तो मुझे मिल ही नहीं रही। फिर जब थोड़ा सा टाइम गुजर जाता है, मैं चेंज वगैरह करती हूँ ड्रेसिंग अपनी, तो उसके बाद वो दोबारा मेरे पास आती है, फिर आके मुझे हग करती है, किस करती है, फिर फील होता है कि ये थोड़ा सा उदास हुई है मुझसे। अदरवाइज़ माशाल्लाह से मेरी फैमिली ने जो है वो इतने अच्छे तरीके से ट्रीट किया है मेरी बेटी को कि मुझे फ़ील ही नहीं हुआ कि मैं माशाल्लाह से एक बेटी की माँ हूँ। और बड़ी लकी हैं आप कि आपकी ससुराल ऐसी आपको मिली है जो कि आपको सपोर्ट करिए कि नहीं आपने आगे बढ़ना है, आपने इस चीज़ को आगे लेकर चलना है। अच्छा, यंग एथलीट्स ख़ास तौर पर जो हमारी नौजवान लड़कियां हैं, आप उन्हें क्या पैगाम देंगी? मैं जो यंग लड़कियां हैं या यंग लड़के हैं उन सब के लिए मेरा मैसेज यही है
कि आप लोग स्पोर्ट्स में आएँ, एक हेल्दी एक्टिविटी है ये, तो आप इसमें पार्टिसिपेट करें। माशाल्लाह से आप, एक तो ये कि आप खुद भी बहुत एक्टिव रहते हैं, दूसरा ये कि आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाती है। अब मुझे देख लें, मैं इतने साल से स्ट्रगल कर रही थी, स्ट्रगल के बाद जो है मुझे लगता था कि मुझे कुछ हासिल नहीं होना, बट मैं फिर भी स्टिल लगी हुई थी कि मुझे अल्लाह ताला पे यकीन था। माशाल्लाह से मैंने 17 साल इस फील्ड में गुजारे हैं। माशाल्लाह। कोई कम अरसा नहीं होता, इस ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो मैंने इस फील्ड में गुजारा है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उसका अजर भी मिला है, थोड़ा सा लेट सही, पर मुझे उसका अजर ज़रूर मिला है। माशाल्लाह से अब मेरी जॉब है, क्योंकि मैं इतनी देर से खेल रही थी गेम शौक के तौर पे, जुनून के साथ कि मैंने ये गेम खेलनी है, ये भी खेलनी है, इसमें भी मेडल लेना है। बट फिर मेरा जुनून और शौक के साथ साथ फिर मेरे माइंड में ये भी आया कि हमारे पेरेंट्स कितनी देर हमारा खर्चा उठाएंगे। तो फिर मैंने कहा कि जॉब ज़रूर होनी चाहिए। फिर मैंने जॉब के लिए स्ट्रगल शुरू कर दी कि स्पोर्ट्स में ही मेरी जॉब हो जाए। मेरे अब्बू मुझे कहते थे तुम्हें मैंने पुलिस में करवा देना, क्योंकि वो खुद पुलिस में थे। अच्छा। उन्होंने कहा तुम्हें मैंने पुलिस में करवा देना। मैंने कहा अब्बू नहीं, मैंने स्पोर्ट्स में जाना है। हाँ। मैंने पाकिस्तान वापडा की तरफ से खेलना है। मैं उनको ये कहती थी। वो कहते थे पुलिस की जो है ना वो स्पोर्ट्स की भी टीम है। मैं कहती थी अब्बू नहीं, मेरा दिल जो है ना वो वापडा का है। खैर अपने अपने दिल की बात होती है। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह आप सबके सामने रोल मॉडल हूँ कि मैंने इतनी स्ट्रगल के बाद जो है मुझे जॉब मिली है, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं माशाल्लाह से बड़े अच्छे स्केल पे जॉब कर रही हूँ। पाकिस्तान वापडा की तरफ से रिप्रेजेंट कर रही हूँ मैं अपने इवेंट्स को। तो इसीलिए आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि हमारे पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। मैं ज़रूरी नहीं ये कहूँगी कि आप स्पोर्ट्स में ही आएँ। स्पोर्ट्स से हट के भी जो है वो बहुत सारी इवेंट्स ऐसे हैं, डॉक्टर का शोबा ले लें, आर्मी का ले लें, डिफरेंट फील्ड के जो हैं वो शोबे हैं, आप उसमें भी आ सकते हैं। बट ये है कि आप खुद को मनवाएं। और उन पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे में जो टैलेंट है उस बच्चे को शो होने दें उस टैलेंट को, ताकि हमारी कंट्री का भी नाम रोशन हो और इंटरनेशनल लेवल पे जाके हमारा बेटा जो है या बेटी वो अपना भी नाम रोशन करे, और साथ पेरेंट्स का भी। ठीक है नीलम, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जान के कि आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं जो कि आपको सपोर्ट करते हैं, आपकी मियाँ, आपकी ससुराल, फिर आपकी बेटी, छोटी सी बेटी भी आपका साथ दे रही है। ज़बरदस्त। हर बेटियों की, ख़वातीन की हम बात करें, आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी गुलकारा से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिनकी उम्र तो इंतहाई कम है लेकिन वो सुर बहुत पक्के लगाती हैं। मैं बात कर रही हूँ आमना खान की। आमना का ताल्लुक है मीरपुर खास से, जिनकी आवाज़ के चर्चे सोशल मीडिया पर खूब हो रहे हैं। उन्होंने हमें ज्वाइन भी किया, लेकिन पहले ज़रा उनकी आवाज़ सुनवाते हैं आपको। मैंने एक किताब लिखी है, दूसरे सफ़े पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी, लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज़। दूसरे सफ़े पे मैंने सीधी सादी बातें लिखी, लिखी हुई बातों से भी आती है आवाज़, आती है आवाज़, आती है आवाज़। मैंने जो आवाज़ सुनी है, मैंने जो आवाज़ सुनी है, उस आवाज़। ज़बरदस्त। आमना की आवाज़ माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी खूबसूरत है, नाम उनका इतना प्यारा है और उनका जो अंदाज़ है वो भी इंतहाई खूबसूरत है। आमना ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम आमना, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? मैं तो बहुत प्यारी हूँ, आपके जितने प्यारे और पक्के सुर है ना, मैं बिल्कुल वैसी हूँ। अच्छा, मैंने बहुत सारी आपसे बातें करनी है, लेकिन मैं चाहती हूँ सबसे पहले मेरे नाजरीन जो हैं वो खूबसूरत सा गाना सुन लें, तो प्लीज़ कोई प्यारा सा गाना गुनगुना दें। अच्छा ठीक है, मैं सुखविंदर का सॉन्ग सुनाऊंगी। जो आपका दिल करता है। निहारा सावन मोर मुहारा, मुहारा सावल मोर मुहारा, ततिरो
तीर और मेवार निहारा सावल मोर मुहारा मुहारा सावल मोर मुहारा। इतना याद है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना प्यारा गाना गाना, इतना प्यारा गुनगुनाना किससे सीखा आपने? मेरा उस्ताद है, लेकिन मुझे अब्बू ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और अब्बू ज़्यादा सिखाते हैं। अच्छा, तो घर में अम्मा अब्बा भी बचपन से सिखाते थे कि अच्छा गाना गा लो, गाना गुनगुना लो? घर में किसी को शौक है गाना गाने का? मेरा अब्बू गाता था, लेकिन यहाँ कोई उस्ताद नहीं था ना, इसलिए अब्बू गा नहीं पाया। और मेरा उस्ताद है, उसका जानवर काका से सीख रहे हैं और मेरे अब्बू और अम्मी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अब्बू ज़्यादा सिखाता है। अच्छा, तो ये आप मुझे बताएं आमना, आप किस उम्र से गाना जो है वो गा रही हैं? ये किस उम्र से आप सीख रही हैं? मैं सूफी ज़्यादा पसंद करती हूँ और मैं 2 साल पहले से सॉन्ग कर रही हूँ, 2 साल पहले। अच्छा, वैसे ये है कि सूफ़ी गाना बड़ा मुश्किल होता है, तो ये इतनी मुश्किल गायकी किसी को देख के इंस्पायर हुई थी? किसी को सुना था तो सोचा था कि अच्छा मैं भी ऐसा ही गाऊंगी? मैडम सनम मारवी, जो उनका सॉन्ग है परचन शाला पमार, उनका आवाज़ बहुत मतलब माशाल्लाह अच्छा है और मैं उनको आवाज़ बहुत अच्छा, मैं उन्हें फॉलो करती हूँ और मेरे माता पर भी करूँ। अच्छा, तो अम्मा अब्बा जब आपको सुनते हैं तो वो यकीनन खुश होते होंगे, और अब तो आप माशाल्लाह फेमस भी हो गई हैं, सोशल मीडिया पे आपकी आवाज़ के बड़े चर्चे हैं। जी, बहुत ज़्यादा अब्बू ज़्यादा खुश होता है सबसे, और फैमिली वाले बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, खानदान वाले बहुत। तो कभी ऐसा होता है कि फैमिली गैदरिंग हो कि भाई अब हम आमना से गाना सुनेंगे, अब सब लोग इकट्ठे हो गए, अब चले आमना बाप गाना शुरू कर दे, ऐसा होता है कभी? जी, जब मैं मेरी दादी के घर जाती हूँ तो मेरी दादी बोलती है सब चुप करो, अब आमना मुझे सॉन्ग सुनाएगी। अच्छा, तो दादी का पसंदीदा गाना कौन सा है? दादी का पसंदीदा सॉन्ग परचन शाल पमार, ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है वो। ज़बरदस्त। और आमना का पसंदीदा गाना कौन सा है? मेरा पसंदीदा मैं सूफी ज़्यादा पसंद करती हूँ और मुझे सूफी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो फिर आपको सिंगर कौन सा पसंद है? मुझे सिंगर मेरे मामदा पर ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि गाना गाने के अलावा आप क्या क्या करती हैं? यानी पढ़ती भी हैं या सिर्फ गाना ही गाती हैं? नहीं, मैं स्कूल भी जाती हूँ। मैं तीसरी क्लास में पढ़ती हूँ, तीसरी जमात में, और मैं स्कूल भी पढ़ रही हूँ। स्कूल टाइम देना पड़ता है साथ साथ। ठीक है। अच्छा, तो स्कूल में जो आपके दोस्त हैं, अब तो माशाल्लाह से आपकी वीडियो भी हर कोई देखता है, तो ये कहते हैं कि आमना तुम तो इतनी फेमस हो गई हो, या अब हमें भी कोई गाना सुना दो। स्कूल में भी ऐसी फरमाइशें सुनने को मिलती हैं? ठीक है, आमना हमारे साथ मौजूद थी और आई थिंक कोई इशू हुआ है जिसकी वजह से वो हमारे साथ डिस्कनेक्ट हो गई। कोई इंटरनेट का इशू है और जो है आमना से पूछ लेती हूँ मैं। आमना, मुझे सुन पा रही हैं? ठीक है, आमना जो हैं वो अभी मुझे नहीं सुन पा रही हैं और आई थिंक इंटरनेट का कोई इशू है जिसकी वजह से कॉल हमारी डिस्कनेक्ट हुई है। माशाल्लाह आवाज़ इनकी बड़ी अच्छी है, इनका अंदाज़ बड़ा अच्छा है और इतनी सी उम्र में इतना ज़बरदस्त गाना गुनगुनाना यकीनन जो है ये बता रहा है कि हमारे मुल्क में किस कदर टैलेंट है, और टैलेंट की कोई कमी नहीं है, प्लेटफॉर्म्स की कमी है, लेकिन सोशल मीडिया जब से आ गया जनाब तो हम देखते हैं कि हर कोई जो है अपना लोहा मनवाता हुआ हमें नज़र आता है। छोटी सी ये सिंगर और इन्होंने जिस खूबसूरत अंदाज से गाना गाया है, बड़ा ज़बरदस्त, और गायकी इनकी इतनी ज़बरदस्त, और जो इन्होंने बताया कि इन्हें सूफियाना कलाम बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हम देखते हैं कि बड़े बड़े सिंगर जो होते हैं वो सूफियाना कलाम में बैठ जाते हैं और उनकी आवाज़ उस तरह से नहीं होती जिस तरह से होनी चाहिए सूफियाना कलाम के। लेकिन आमना जिस तरह से गा रही हैं, क्लासिकल उन्हें मौसीकी पसंद है, इतनी सी उम्र में ही उन्होंने सीखा अपने वालिद से। तो घर में जब कोई ना कोई ऐसी शख्सियत मौजूद हो जो कि
ऐसी गायकी रखते हों या जो गाते हों और फिर आगे से ये टैलेंट आपके बच्चों में जब जाता है तो यकीन करें कि आपके बच्चे जो हैं वो कुछ ना कुछ बन के ज़रूर सामने आते हैं। जैसा से हमने आमना की मिसाल देखी है, तो पाकिस्तान टैलेंट और इस टैलेंट को आगे लाना, हम हमेशा से यही कोशिश करते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू जितने टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम आपके सामने रखें। टैलेंटेड बच्चों में मुझे लगता है आजकल ख़वातीन बहुत ज़्यादा बाजियाँ लेके जा रही, क्योंकि एक और प्यारी सी खातून हमारे साथ मौजूद होंगी। जहाज़ में सफ़र करना तकरीबन हर शख्स को पसंद होता है और इसी फ़ज़ाई सफ़र के दौरान अक्सर दिमाग में ये ख्याल आता है, मेरे तो दिमाग में बहुत ही ज़्यादा ख्याल आता है कि आखिर इतने बड़े जहाज़ की मरम्मत कैसे होती होगी। आज हम आपको मिलवाएंगे एक ऐसी इंजीनियर से जिन्होंने जहाज़ों की मरम्मत का जो है वो ज़िम्मेदारी उठाई और जनाब उसके बाद उन्होंने जब ये भारी ज़िम्मेदारी अपने नातवा कंधों पर उठाई तो उनकी सोच क्या थी। कराची की अरूबा अफरीदी जो कि पाकिस्तान की कम उम्र तरीन एरोस्पेस फीमेल इंजीनियर है और आज वो हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे। अरूबा ने एरोस्पेस इंजीनियर बनकर लड़कियों को एक नए शोबे में करियर बनाने का रास्ता दिखाया है, लेकिन अरूबा का ये अपना सफ़र, अपना रास्ता कितना मुश्किल था और इस मकाम तक वो कैसे पहुंची, ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब यकीनन आप भी जानना चाहते होंगे। तो अरूबा अफरीदी मुझे ज्वाइन कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, इतना ज़बरदस्त यूनिफॉर्म और इतनी ज़बरदस्त आपका इतना काम, तो ये यूनिफॉर्म की वजह अक्सर होता है ना ऐसा कि यूनिफॉर्म बड़ा अच्छा मैंने भी ये काम करना है, तो यही वजह थी जो कि इस फील्ड में आप आई हैं, ये कोई और वजह थी? नहीं, जब मैंने इस फील्ड को ज्वाइन किया तो ठीक है, देखने के लिए यूनिफॉर्म बहुत अच्छा लगता था, लेकिन जब तक मैंने लाइसेंस नहीं लिया था तब तक मैं यूनिफॉर्म नहीं वेयर करती थी। मैं चाहती थी कि यूनिफॉर्म की एक वर्थ हो, तो जब मैंने लाइसेंस लिया उसके बाद ही यूनिफॉर्म वेयर करना शुरू किया। अच्छा, मुझे ये समझाएं और आवाम को ये समझाएं कि एरोस्पेस जो इंजीनियर होता है उसकी एक्सपर्टीज़ क्या क्या होती हैं? उसकी एक्सपर्टीज़ ये होती हैं कि देखें, ये मेरा एक ट्रेड है एरोस्पेस, ठीक है। मेरे पास जो लाइसेंस है वो है एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस लाइसेंस। अच्छा। तो मेंटेनेंस में दो ट्रेड्स हैं, एक एरोस्पेस है दैट इज़ B1 और एवियोनिक्स है B2। अच्छा। तो हम जो एरोस्पेस वाले होते हैं वो इंजन और एयर फ्रेम को कवर करते हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट की बॉडी, तो उसको मेंटेन रखना, उसके पार्ट्स की मेंटेनेंस को देखना, ये सारी चीज़ें जो है वो एरोस्पेस इंजीनियर कवर करता है। अच्छा, ये इतने मुश्किल नाम है, ये जब आपने सोचा कि मैंने ये करना है तो मुश्किल बिल्कुल नहीं लगा? नहीं, एक्चुअली देखने से बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये कि जब आप फील्ड में चले जाते हैं और आपको पता चलता है कि किस तरह का काम है, तो काम इतना मुश्किल है नहीं जितना कि दूर से देख के लगता है कि काम हाइट पे काम करना है, या इंजन कंपोनेंट्स जो हैं वो बहुत डेलिकेट भी होते हैं कुछ, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन इतना मुश्किल है नहीं। लेकिन ये बड़ा जिम्मेदाराना काम है, क्योंकि हवाई जहाज़ जिसमें सैकड़ों में लोग सफ़र कर रहे होते हैं, उसकी मेंटेनेंस को बेहतर तरीके से अंजाम देना, ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखिए, एक तो उन लोगों के लिए जिनका एक कॉन्सेप्ट है कि जहाज़ों पे मेंटेनेंस कैसे होती है, ठीक तरह से होती है, इंजीनियर्स काम करते हैं या नहीं, उनके लिए मैं एक बात कहना चाहती हूँ, वो ये कि देखें, हम पाकिस्तान सिविल एविएशन, उनके दिए हुए रूल्स के मुताबिक हमें काम करना होता है। इसके अलावा जो आपके एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जहाँ से आपके जहाज़ बनकर आते हैं, उसके साथ डिफरेंट मैनुअल्स दिए जाते हैं जिन पर प्रोसीजर्स को देखकर ही काम किया जाता है। फिर उसके बाद एक क्वालिटी चेक होता है जो कि आपके इंजीनियर्स के थ्रू होता है। फिर उसके बाद ऑडिट्स होते हैं डिफरेंट, जो आपके इंटरनल क्वालिटी मैनेजमेंट जो आपकी चेकिंग वगैरह रखती है। फिर उसके बाद 12 मंथ्स का एक और चेक होता है जो कि पूरे एयरक्राफ्ट का चेक होता है, जिसको आप सर्टिफिकेट ऑफ एयरवर्दिनेस, जो कि 12 मंथ्स का चेक होता है, जिसमें जहाज़ के हर पार्ट को चेक किया जाता है। अच्छा। तो आप ये नहीं कह सकते कि मेंटेनेंस अच्छी नहीं होती है या प्रॉपर मेंटेनेंस जहाज़ों की नहीं हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर पाकिस्तान सिविल एविएशन के जो सीनियर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, जो क्वालिटी वगैरह चेक करते हैं, जितने भी सुपरवाइज़र्स हैं, जितने इंस्पेक्टर्स हैं, वो सारा चेक एंड बैलेंस रखते हैं। उसके बाद ही जाके जो है आपको ये श्योरिटी होती है कि आपका जहाज़ फ्लाई कर सकता है। अच्छा अरूबा, मुझे बताइए शौक पैदा कैसे हुआ? क्योंकि हम बचपन में ही सुनते हैं, अच्छा हमने डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, फलानी फील्ड में जाना है, तो आप किससे इंस्पायर हुई थी? मैं अपने फादर से।
अच्छा, आपके अब्बा भी इसी क्योंकि फील्ड में? हाँ जी, क्योंकि वो पाकिस्तान स्टील मिल्स के एम्प्लॉय रह चुके हैं और वहाँ पे वो इंजीनियर थे, तो वो इलेक्ट्रिकल की जितनी भी चीज़ें हैं उसको रिपेयर करना और जो है मेंटेन रखना वो मुझे सिखाते थे। तो टूल्स वगैरह की हैंडलिंग भी मैंने उन्हीं से सीखी। तो जब मैं छोटी सी थी तो मैं उनके साथ काम करती थी। किस उम्र से आप उनके साथ काम करती थी? तकरीबन 5-6 साल की थी जब अच्छा। से। हाँ, तो फिर ये हुआ कि उनके साथ आयरन वगैरह ठीक करना, वॉशिंग मशीन्स भी, और ये स्विच बोर्ड्स वगैरह। अच्छा, घर की सारी चीज़ें, ये जूसर ओवन वगैरह ख़राब सही जी, ये सब मैं अपने फादर के साथ करती थी, उनको देखती थी। तो फिर इस तरह हुआ कि मुझे टूल्स हैंडलिंग आ गई। ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ ये मसला होता है कि उनको टूल्स हैंडलिंग नहीं आ रही होती, कौन सा टूल किस जगह पे इस्तेमाल करना है ये समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो इसकी जो है ना मुझे अवेयरनेस थी ऑलरेडी, तो इसलिए मुझे ज़्यादा मसला नहीं हुआ। तो अक्सर ऐसा होता है कि घर में आप ये काम करो ना कि आप वॉशिंग मशीन ठीक कर लें, स्विच बोर्ड ठीक कर लें, तो अम्मा कहती क्या काम है ये लड़कियों वाले काम के, अगर रोटी जाके बनाया करो बेटा, किचन संभाला करो। ऐसा होता है, अम्मा से सुनने को मिलता है ये, या उस वक्त सुनने को मिलता था? नहीं, उस वक्त भी ऐसा नहीं होता था, क्योंकि मम्मा भी बहुत सपोर्टिव है। अच्छा। उनको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। मतलब मम्मी भी वॉशिंग मशीन सही कर लेती हैं? नहीं, मम्मा बस सपोर्ट बहुत करती हैं। अच्छा। मेरी मम्मा आर्टिस्ट रह चुकी हैं। अच्छा, वो पेंटिंग्स वगैरह बहुत बनाती थी, ड्राइंग्स, और फिर ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो जाती हैं शादी के बाद के मम्मा ने ये सब छोड़ दिया था। तो मम्मा कहती थी कि नहीं, तुम लोगों को अपने ड्रीम्स को देखना है। तो इस वजह से मम्मा बहुत सपोर्टिव है। आप घर में बड़ी हैं बहन भाइयों में? नहीं, मुझसे बड़ी एक बहन है, फिर भाई हैं, फिर उसके बाद मैं हूँ। मेरे भाई भी जो हैं वो भी इंजीनियर हैं। अच्छा। तो इस तरह से ये देखा, ये पूरी फैमिली जब आपकी ऐसी होती है ना, फिर आप कहते हैं कि ठीक है, अब अब्बा ने भी ये कर लिया, अम्मा भी ऐसे हैं, बहन भाई भी अच्छी डायरेक्शन पे, तो अब हमने भी ये करना। अच्छा, मुझे बताएं कि जब आपने काम सीखना शुरू किया, कोई ना कोई तो एक मुश्किल आई होगी, क्योंकि कोई भी सफ़र आसान होता नहीं है, उसको बनाना पड़ता है। थोड़ा सा लोगों का माइंडसेट ऐसा है कि फीमेल्स इस फील्ड में नहीं आ सकती। हाँ बिल्कुल, मिलते थे। यही कि आप जो है इतनी हाइट पर काम कैसे करेंगी, और तुम टूल्स उठाओगी, समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा है कि जब मैंने काम करना शुरू किया, जब उन्होंने देखा कि मैं इस तरह से काम कर सकती हूँ, तो फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। और मैं चाहती हूँ कि फ़ीमेल्स को इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ीमेल्स ऐसी हैं जो कि एविएशन या किसी भी फील्ड वर्क पे काम कर सकती हैं। फील्ड्स में काफ़ी सारी फीमेल्स होती हैं, जैसे आप देखें कि इलेक्ट्रिक में काफ़ी टफ काम है, या इस तरह से और बहुत सारे जो है जगह है, लेकिन है फीमेल्स सब जगह पे काम कर रही हैं। तो मैं चाहती हूँ कि एविएशन में भी फीमेल्स को मौका देना चाहिए, क्योंकि वो प्रूफ कर सकती हैं, वो ऐसे काम करती हैं। और ये आपने जो एक लंबा सा प्रोसेस बताया है, कितनी देर का होता है जिसके बाद आपको लाइसेंस मिलता है? ठीक है, ये है कि पाकिस्तान से जो है आपको देखें 2 टाइप्स हैं, इंजन टाइप्स पे डिपेंड करता है। पिस्टन इंजन्स हैं और गैस टरबाइन इंजन्स हैं। तो पिस्टन इंजन एयरक्राफ्ट्स के लिए आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर आप गैस टरबाइन की बात करें तो 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है पाकिस्तान से। अच्छा, तो ये 5 साल आप मेहनत करें, फिर आप बड़े फख्र से यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। तो आपके जो कोलीग्स हैं उनमें आप सबसे कम उम्र हैं, सबसे छोटी हैं? हाँ, मुझसे सीनियर्स भी हैं। बस ये था कि लाइसेंस जो है मैंने इस उम्र में अप्लाई कर दिया था, तो वो आ गया। और अप्लाई करने का क्या तरीका होता है कि जब हमारी नौजवान लड़कियां जो हैं वो अगर आना चाहें तो किस तरह से आ सकती हैं? इस तरह से कि जो मेरा ट्रेड है एरोस्पेस, ठीक है, तो इसमें हमें 17 एग्ज़ाम्स होते हैं, मॉड्यूलर एग्ज़ाम्स होते हैं। अच्छा। जो कि कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वो एफिलिएटेड हैं जर्मनी से या यूके से, तो उनके थ्रू हमें ये एग्ज़ाम्स देने होते हैं। उसके बाद लाइव एयरक्राफ्ट्स पे आपको एक्सपीरियंस गेन करना होता है, जिसमें आपका जब आप लाइसेंस अप्लाई करने लगते हैं तो 1 ईयर एक्सपीरियंस आपका वैलिड होना चाहिए, रीसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं किसी भी उस अथॉरिटी को जहाँ से आपको लाइसेंस इशू होता है, और उसके बाद ये कि आपको लाइसेंस मिल जाता है। इसके साथ आप पढ़ाई कोई भी कर सकते हैं? थोड़ा टफ हो जाता है। रीज़न ये है कि देखिए अभी लोगों में ये कॉन्फ्लिक्ट है कि आप जो है डिग्री के बाद एरोस्पेस इंजीनियर होता है, तो लाइसेंस के बाद कैसे? तो उस सब का ये रीज़न है कि देखिए अगर आप डिग्री करते हैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, तो वहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की कमी होती है। आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस उस तरह से नहीं, अब इस फील्ड में ये है कि आपको चाहिए ही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, क्योंकि अगर आपको कोई एयरक्राफ्ट साइन करना है तो उसके लिए आपको जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस चाहिए उसी के थ्रू आपको लाइसेंस मिल सकता है। डिग्री करके आप
जहाज़ साइन नहीं कर सकते। ये अच्छा, रीज़न है। तो सिविल एविएशन की जानिब से आपको क्या क्या गाइडलाइंस दी जाती हैं? सिविल एविएशन की तरफ से ये है कि कुछ हमारे रूल्स हैं, कुछ एवनोट्स हैं, कुछ ANOs हैं, ये एक रूल्स हैं, ठीक है, जो हमें CA प्रोवाइड करती है और उन्हीं बाउंड्रीज में रह के हमें काम करना होता है। फिर CA का कि वो ये सारा चेक एंड बैलेंस रखे कि कौन सा एयरक्राफ्ट कब आ रहा है, उसकी कितनी मेंटेनेंस हो रही है, किस तरह की फ़्लाइट्स हो रही हैं, तो ये पूरा एक चैनल है। उसके बाद जाके जो है जहाज़ इस काबिल होते हैं कि वो फ्लाई कर रहे होते हैं। सही है, ठीक है। अरूबा, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थी और यकीनन जो नौजवान नस्ल हमारी देख रही होगी ना, अरूबा से वो बहुत इंस्पायर हो गई, लेकिन इसके लिए पढ़ना भी पड़ता है भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आज के प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।